गोली, बम, आग, पत्थर, हिंसा, हत्या, वोट का सवाल, बंगाल में बवाल, बंगाल, द बर्निंग बिगिंस। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं विपनेश माथुर। जी हां, बंगाल द बर्निंग बिगिंस। बिहार का युद्ध खत्म हुआ और इसी के साथ बैटल ऑफ बंगाल शुरू हो गई है। बिहार के नतीजे आने के साथ ही बंगाल हिंसा की आग में जलने लगा है। आखिर क्यों? आज ये आपको ना सिर्फ जानना चाहिए बल्कि पूरी तरह से समझना भी चाहिए। पांच सालों से दीदी का बंगाल इसी तरह से सुलग रहा है। वोट और सत्ता के लिए ऐसी आग लगी हुई है कि पूरा स्टेट जल रहा है। बीजेपी ममता के अभेद किले को ढहाने में जुटी है तो दीदी अपने इकलौते घर को बचाने में जुटी है। अपने अपने मिशन को लेकर दोनों दलों के कार्यकर्ता खूनी लड़ाई लड़ रहे हैं जिससे बंगाल की जमीन लाल होती जा रही है। बंगाल कुछ दिनों के लिए शांत होता है और फिर जलने लगता है। गोलियां चलने लगती हैं, देसी बम फूटने लगते हैं। हिंसा और बवाल इस राज्य को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। पिछले कुछ महीनों से बंगाल शांत था, लेकिन जैसे ही बिहार की लड़ाई खत्म हुई, बंगाल की जंग शुरू हो गई। बंगाल में अब तक आपने जो कुछ देखा, जो कुछ सुना, जो कुछ समझा, वो महज एक ट्रेलर था। बंगाल का असली गेम अब शुरू हुआ है। पूरी और रियल फिल्म निकट भविष्य में आने वाली है। बंगाल के वोट चरित्र के रुझान आने शुरू हो गए हैं। चुनाव आते हैं, जाते हैं, जय पराजय होता रहता है। कभी ये बैठेगा, कभी वो बैठेगा, लेकिन ये मौत का खेल लोकतंत्र में कभी नहीं चल सकता। और मौत का खेल खेल करके कोई मत नहीं पा सकता है। ये जरा दीवार पर लिखे हुए शब्द पढ़ लेना। कार्यकर्ताओं को मौत के बुधवार रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में बंगाल के बवाल पर यह बात कही और इसके 16 घंटे बाद ही बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष के काफिले पर हमला हो गया। बंगाल के अलीपुर द्वार में दिलीप घोष का काफिला जा रहा था, तभी कुछ लोगों ने पत्थरों से हमला कर दिया। हमले में दिलीप घोष बाल बाल बच गए, लेकिन उनके काफिले की कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। जिस गाड़ी में तोड़फोड़ की गई थी उसमें दिलीप घोष मौजूद नहीं थी। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष के काफिले पर हमला हुआ तो बीजेपी युवा मोर्चा कोलकाता की सड़कों पर उतर गई। जमकर बवाल हुआ।
हमारे पश्चिम बंगाल के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप घोष जी, उनके ऊपर भी एक जानलेवा हमला हुआ, उनकी गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। और यह सब क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है कि बिहार के परिणाम की गूंज ममता बनर्जी जी के बौखलाहट का कारण बन रही है। गुरुवार को दिलीप घोष के काफिले पर अटैक हुआ तो बुधवार को बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ता का मर्डर हुआ। पूर्वी मेदिनीपुर में गोकुल जाना नाम के बीजेपी वर्कर को पीट पीट कर मार डाला गया। बीजेपी का आरोप है कि कांथी इलाके में इस हत्याकांड को तृणमूल कार्यकर्ताओं ने अंजाम दिया। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से कानून का राज ध्वस्त हो गया है, हमारे एक कर्मठ कार्यकर्ता गोकुल जना को मार दिया गया है। और जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि ये फिर से टीएमसी का गुंडा राज है। पूर्वी मेदिनीपुर में बीजेपी कार्यकर्ता का कत्ल हुआ तो पश्चिम बर्धमान में टीएमसी कार्यकर्ता को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। हत्यारे कौन थे, कहां से आए थे, अब तक पता नहीं चल सका। राजनीतिक हिंसा, हत्या और हमला बंगाल इस आग में आज से नहीं 5 साल से चल रहा है, बुरी तरह झुलस रहा है। पॉलिटिकल मर्डर की आंकड़े इसकी साक्षात प्रमाण। अब द बर्निंग बंगाल की कड़वी हकीकत से आपको रूबरू करवाते हैं। साल 2016, क्योंकि यहीं से माना जाता है इसकी शुरुआत हुई एक तरीके से। बंगाल में राजनीतिक कारणों से झड़प की इस साल 91 घटनाएं सामने आई। इनमें शिकार जो लोग हुए उनकी संख्या थी 205। इसके ठीक एक साल पीछे जाइए, 2015 राजनीतिक हिंसा की कुल 131 घटनाएं यहां पर दर्ज की गई थी। इनमें 184 लोग इन हिंसा की घटनाओं का शिकार हुए। हालांकि बीजेपी का कहना है कि दीदी के राज में पिछले 4 साल में 100 के करीब बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या की जा चुकी है, लेकिन ये रक्त चरित्र राजनीति का आगे बढ़ता ही जा रहा है। ये नहीं चलेगा, इसलिए हमारा दीपावली है, उसलिए हमारा प्रतीकी आंदोलन आज कर रहा हूं। लेकिन हर जगह में हम लोग पूजा के बाद हर जगह में आंदोलन जाएंगे। क्यों हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कर्मी को खून कर रहा है? क्यों हमारा जनता पार्टी के कर्मी को खून कर रहा है? जिस तरह से बीजेपी टीएमसी पर आरोप लगा रही है, उसी तरह ममता की पार्टी भी पॉलिटिकल मर्डर का इल्जाम लगा रही है। जिस तरह बीजेपी के कार्यकर्ता बेवक्त मारे जा रहे हैं, उसी तरह टीएमसी के भी। तो बंगाल में सिर्फ इसी साल जून से लेकर सितंबर तक 12 पॉलिटिकल मर्डर हो चुके हैं। जी हां, और पिछले साल यानी 2019 में 20 से ज्यादा हत्याएं हो चुकी हैं। इनमें बीजेपी, टीएमसी और लेफ्ट से जुड़े लोग शामिल हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कत्ल का यह सिलसिला अब तक रुका नहीं है। ये बहुत सीरियस मामला है। पॉलिटिकल वायलेंस का मतलब डेमोक्रेसी को सबसे बड़ा खतरा। यदि अगर अपोजिशन की लीडरशिप इस तरीके से कंप्रोमाइज होती है तो न तो रूल ऑफ लॉ है, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अनार्की। जाहिर है बीजेपी और ममता का मिशन बंगाल शुरू हो चुका है, इसीलिए बवाल शुरू हो चुका है। आने वाले वक्त में भारत का ये राज्य और भी जलेगा और भी सुलगेगा, क्योंकि सवाल सत्ता का है, सिंहासन का है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो खून से लाल बंगाल की जमीन पर वोट की फसल काटने की कोशिश हो रही है। बंगाल के सिंहासन पर काबिज होने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। आज तो सीएम ममता बनर्जी के राइट हैंड ने ही उन्हें धोखा दे दिया। आखिर कैसे, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। शहीद परिवार के समवेदना जानाई, अत्याचारिता रमणीगण के प्रणाम जानाई। मोदी का प्लान भी टूटने लगी टीएमसी। ममता का दाहिना हाथ अब मोदी शाह के साथ।
ढहेगा टीएमसी का किला, दीदी का सिंहासन हिला। जी हां, यही सत्य है, यही तथ्य है। बैटल ऑफ बंगाल का असली गेम अब शुरू हुआ है। चुनाव से चंद महीने पहले टीएमसी टूटने लगी है और इसकी शुरुआत हुई है ममता बनर्जी के राइट हैंड से। वो राइट हैंड जिसका नाम है शुभेंदु अधिकारी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में नंबर 2 और ममता बनर्जी के खास कैबिनेट मंत्री शुभेंदु अधिकारी बगावत की राह पर है। शुभेंदु अधिकारी गुरुवार को ममता की कैबिनेट बैठक में नहीं पहुंचे। इसके साथ ही 3 और मंत्री राजीव बनर्जी, गौतम देव और रविंद्रनाथ घोष भी मीटिंग में नहीं पहुंचे। लेकिन बीजेपी का दावा है कि उसके संपर्क में ममता के 10 मंत्री और 2 दर्जन टीएमसी विधायक हैं। सवाल यह है कि क्या ये सब दीदी को जोर का झटका देकर बीजेपी के पाली में जाएंगे? क्या चुनाव ममता की मुसीबत बढ़ाएंगे? इन सवालों के जवाब के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन नंदीग्राम में उन्होंने टीएमसी से अलग एक रैली भी की है, जहां ना तो ममता की तस्वीर थी, न ही दीदी के नाम के नारे। वहीं रैली के आखिर में वो भारत माता की जय के नारे लगाते भी नजर आए। भारत माता जिंदाबाद। यही वजह है कि अटकलों का बाजार गर्म है, लेकिन शुभेंदु खामोश है। शुभेंदु अधिकारी टीएमसी में ममता के बाद सबसे लोकप्रिय और कद्दावर नेता हैं। वो सीएम ममता बनर्जी के दाहिने हाथ माने जाते हैं। 2007 में जिस नंदीग्राम आंदोलन से ममता बनर्जी को बंगाल की सत्ता मिली थी, उस आंदोलन का आर्किटेक्ट शुभेंदु ही थे। शुभेंदु ममता बनर्जी के साथ शुरुआती दौर से ही जुड़े हैं। वो कैबिनेट मंत्री हैं। परिवहन, जल और सिंचाई मंत्रालय उनके पास है। दक्षिण बंगाल के इलाकों में इनका काफी प्रभाव माना जाता है। यहां शुभेंदु 2 से 3 सांसद और 8 से 9 विधायक जीताने की कुवत रखते हैं। सवाल यह है कि आखिर ममता का ये राइट हैंड उनसे नाराज क्यों है? दीदी के खिलाफ बागी तेवर क्यों अख्तियार किए हुए है? तो सिलसिलेवार तरीके से जवाब सुनिए। वो टीएमसी में अपनी उपेक्षा से नाराज हैं। ममता अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को ज्यादा अहमियत दे रही हैं। ममता अघोषित रूप से अभिषेक को अपना उत्तराधिकारी बना चुकी है। शुभेंदु जैसे कद्दावर नेता इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं। इसीलिए अब वो बगावत की राह पर है। पहले मुकुल रॉय और अब शुभेंदु अधिकारी बंगाल में ममता का अभेद किला तैयार करने वाले उनके करीबी उनसे छिटकते जा रहे हैं। आलम ये है कि टीएमसी अब ममता से शुरू होकर ममता पर खत्म हो जाती है। कद्दावर और अनुभवी नेता उनका साथ छोड़ते जा रहे हैं, जिससे ममता के सिंहासन और उनके जनाधार पर बड़ा खतरा मंडराने लगा। एक हफ्ते पहले गृह मंत्री अमित शाह बंगाल के दौरे पर गए थे। वहां उन्होंने न सिर्फ बीजेपी की चुनावी तैयारियों का जायजा लिया था, बल्कि ममता सरकार पर जबरदस्त हमला भी बोला था। शाह के लौटने के बाद बंगाल की राजनीति में अचानक गर्मी बढ़ गई है। आने वाले वक्त में ये गर्मी और बढ़ेगी, लेकिन अभी तो सबकी नजर शुभेंदु अधिकारी के अगले कदम पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और अगली रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, जिसमें पिछले 4 दशकों से बंगाल की सियासत का मिजाज कुछ ऐसा रहा है, जिसमें बम, बारूद और खून खराबा कोई नई बात नहीं है, नई तस्वीर नहीं है। ये लेफ्ट के साथ लंबे संघर्ष के बाद ममता बनर्जी ने बंगाल की सत्ता हासिल की थी, तो अब बीजेपी बंगाल की राजनीति में अपने पैर जमा चुकी है। और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा और अमित शाह की तूफानी रणनीति बंगाल की जमीन पर रंग दिखा रही है। बिहार में एनडीए की जीत के बाद बीजेपी के रणनीतिकारों को अब कोलकाता की राइटर्स बिल्डिंग ज्यादा दूर दिखाई नहीं दे रही है। बंधुगण, अपना देश सौभाग्य आपने यदि कार्यकर्ताओं को परेशान किया तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं ने कोई चूड़ी पहन नहीं रखी है। बिहार के बाद मोदी का अगला टारगेट बंगाल। इनका जाना तय है। बंगाल परिवर्तन करके रहेगा। अमित शाह का अगला मिशन दीदी को सत्ता से उखाड़ फेंकना। आप भारतीय जनता पार्टी के हाथ में बंगाल की कमान दे दो। 5 साल में हम सोनार बांग्ला बनाकर आपको दिखाएंगे।
बीजेपी पिछले 6 साल से बास की तरह पश्चिम बंगाल पर नजर बनाए हुए है। अब प्रदेश की जनता ममता जी की सारी दुकान बंद कर देगी। ममता जी की सामर्थ्यशाही, नादाशाही, तानाशाही के खिलाफ हमारा आंदोलन चालू करेगा। बीजेपी कार्यकर्ता लेफ्ट और टीएमसी कार्यकर्ता से लड़ रहे हैं। बम बारूद के बीच बंगाल में सियासी समर जारी है, जिसमें आम लोगों का खून बह रहा है। वहीं अमित शाह सूबे में एक एक वोट को जोड़ने के लिए कभी दलितों के घर लंच करने पहुंचे तो कभी आदिवासियों के घर। शुरुआत से ही पश्चिम बंगाल में गृह मंत्री अमित शाह की विशेष रुचि रही है। 2014 में पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने खासतौर से पश्चिम बंगाल पर फोकस किया। उन्होंने मध्य प्रदेश से पार्टी के सीनियर नेता कैलाश विजयवर्गीय को पार्टी का बंगाल प्रभारी बनाया। मिशन बंगाल में पार्टी के नेता और कार्यकर्ता ऐसे जुटे कि साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल की दूसरे नंबर की पार्टी हो गई। मोदी सरकार 2.0 में अमित शाह को गृह मंत्रालय जैसी अहम जिम्मेदारी सौंपी गई, लेकिन वो अपना मिशन बंगाल भूले नहीं। बंगाल में कमल खिलाने के मिशन में लगातार जुटे हुए। भाजपा ने बीते 5-6 वर्षों में वहाँ बहुत प्रयास भी किए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री और वर्ष 2014 में अध्यक्ष बने शाह का सबसे बड़ा चुनावी प्रबंधन यह है और रहा है कि वह एक एक बूथ पर पन्ना प्रमुख से लेकर एक एक कार्यकर्ताओं तक को पार्टी से जोड़ते रहे हैं। बिहार में एनडीए की जीत से बीजेपी रणनीतिकारों के हौसले बुलंद हैं। उन्हें अब कोलकाता की राइटर्स बिल्डिंग ज्यादा दूर नहीं दिख रही। बिहार के नतीजों से बीजेपी रणनीतिकार एक बात को लेकर पूरी तरह कॉन्फिडेंट है कि देश की राजनीति में आज की तारीख में नरेंद्र मोदी से बड़ा कोई चेहरा नहीं। मोदी राजनीति में एक ऐसे ब्रांड की तरह हैं जिनके सियासी अखाड़े में उतरने का मतलब है जीत पक्की। अपना ध्यान रखिए। जब बिहार की बात हो रही है, जीत की बात हो रही है, तो आइए किन किन नेताओं ने प्रचार किया और कैसी स्ट्राइक रेट रही, ये जानना भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो बिहार में सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी का स्ट्राइक रेट हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने खुद बिहार में 12 रैलियां कुल मिलाकर के की और 243 जो विधानसभा सीटें हैं उनमें से 110 सीटों को, यानी रेंज 110 सीटों का रहा, जो कि प्रधानमंत्री मोदी ने कवर किया। अब जिन विधानसभा सीटों पर वोटर्स तक प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी बात पहुंचाई, उनमें एनडीए को जो जीत मिली वो 56 सीटों पर मिली। यानी मोदी ब्रांड का ही नतीजा है कि उनकी रैलियों का स्ट्राइक रेट कुल मिलाकर के 51% रहा। बेहतर प्रदर्शन आप इसे कह सकते हैं। अब एक और चेहरे की बात करते हैं। यह चेहरा बिहार में योगी का स्ट्राइक रेट के रूप में गणना कर आपके सामने रखते हैं। चेहरा है फायर ब्रांड हिंदुत्व के पोस्टर बॉय और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का। उन्होंने कुल मिलाकर के रैलियां की बिहार में 19, यानी 17 जिलों के 75 विधानसभा क्षेत्र के लोगों तक इन 19 रैलियों के माध्यम से अपनी बात पहुंचाई। इनमें से 50 सीटों पर, जी हां 50 सीटों पर एनडीए को जीत भी मिल गई। मतलब अगर स्ट्राइक रेट आप जोड़ें तो फिर स्ट्राइक रेट योगी आदित्यनाथ का हुआ 66%। बेहतरीन प्रदर्शन आप इसे कह सकते हैं। ऐसे में बीजेपी की तरकश में ऐसे कई महारथी हैं जो दीदी के वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी की कुव्वत रखते। अमित शाह जब भी बंगाल जाते, एक ओर वो बीजेपी कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाते, दूसरी ओर ममता सरकार पर प्रचंड प्रहार करते। एक लंबे समय के 3 दशक के कम्युनिस्ट शासन से बिल्कुल त्रस्त होकर तृणमूल कांग्रेस और उसकी नेत्री ममता बनर्जी के हाथ में बंगाल की सत्ताओं के सूत्र बंगाल की जनता ने दिए थे। मगर आज जब पीछे मुड़कर 10 साल के बाद देखते हैं तो मां, माटी और मानुस का नारा तुष्टीकरण, तानाशाही और टोलबाजी में परिवर्तित हो गया है। बीजेपी रणनीतिकार अच्छी तरह से जानते हैं कि चुनाव एक दिन में नहीं जीते जाते, सत्ता परिवर्तन एक दिन में नहीं होता। इसीलिए लगातार ममता सरकार पर चुन चुन कर प्रहार जारी। दीदी की सरकार को आक्रामक राष्ट्रवाद, मुखर हिंदुत्व और विकास के कॉकटेल से बीजेपी चुनौती देती रही।
भले ही 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 2 सीटें मिली, लेकिन वोट शेयर रहा 17%। करीब 2 साल बाद यानी साल 2016 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी सिर्फ 3 सीटें जीत पाई, लेकिन वोट शेयर रहा 10%। लेकिन सूबे की 75% से ज्यादा सीटों पर बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी रही। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 18 सीटें मिली और वोट शेयर रहा 40.64%। मोदी जी की जन कल्याणकारी नीतियों के कारण जो जन जन तक लाभ पहुंचा है, जो गरीब की मदद हुई है, जो राहत मिली है और गरीब को आगे बढ़ने का अवसर मिला है, उसके कारण बंगाल की जनता भी नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी होगी। बंगाल की जनता ने मन बना लिया है कि अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी होगी, पश्चिम बंगाल में भी कमल खिलेगा। बंगाल में बीजेपी तेजी से मजबूत हो रही है और ममता बनर्जी के किले को ढहाकर अब बीजेपी राइटर्स बिल्डिंग पर कब्जे की तैयारी में है। अमित शाह ने तो बंगाल के लिए पहले से टारगेट सेट कर दिया है 200+। ये निश्चित रूप से मैं आपको कहता हूं कि आने वाले चुनाव में बंगाल में हम 200 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। 200 बिहार में एनडीए की जीत से बीजेपी कार्यकर्ताओं का कॉन्फिडेंस हाई है, लेकिन बंगाल की सियासत में कौन किसको साधने में जुटा है, इसे समझने के लिए वहां के वोट चरित्र को समझना भी जरूरी है। पश्चिम बंगाल में करीब 30% मुस्लिम आबादी है। ये मुस्लिम आबादी 16 से 18 लोकसभा सीटों पर निर्णायक है। बांग्लादेशी शरणार्थियों की आबादी करीब 57 लाख है। राज्य में करीब 29% आबादी SC/ST की है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी का दलित, पिछड़े और आदिवासी वोट बैंक के साथ मुस्लिम वोट बैंक पर उसका खासा प्रभाव है। ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल की बहुत ही बड़ी नेता है और उस मामले में भारतीय जनता पार्टी यहाँ पिछड़ जाती है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई लोकल चेहरा, भारतीय जनता पार्टी का लोकल मजबूत चेहरा हमें नहीं दिखाई देता। इसका थोड़ा सा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है। वहीं बीजेपी बंगाल की लड़ाई को उपेक्षितों की लड़ाई बनाने में जुटी है, जिसमें सभी जाति, समुदाय और मजहब के लोग हैं। शायद इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के एजेंडे को आगे किया है। देश का विकास, राज्य का विकास आज सबसे बड़ी कसौटी है और आने वाले समय में भी यही चुनाव का आधार रहने वाला है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।